वो भी मेरी आलोचना करते हैं, शायद बौखला गए हैं। और जो विपक्ष में है वो भी मेरी आलोचना करते हैं। बीजेपी यहाँ बहुत ही बड़ा कम्युनल एजेंडा चला रही है। आज सबसे बड़ा मसला क्या है? जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और जो मतदान प्रतिशत पहले दौर के मतदान के समय देखने को मिला, उससे ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक दल बहुत उत्साहित हैं और ऐसे में हर कोई जम्मू कश्मीर में अपना परचम लहराने की पुरजोर कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम इस चर्चा पर आज खड़े हैं कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए तमाम राजनीतिक दल अपना अपना एजेंडा सामने रखते दिखाई दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का मिशन कश्मीर सफल होता दिखाई दे रहा है? क्या पीडीपी और एनसी एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इसमें कांग्रेस कहां खड़ी दिखाई दे रही है? क्या जनता की बात कोई भी राजनीतिक पार्टी करती दिखाई दे रही है या ये महज अहम की लड़ाई है? आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे हर नेता दूसरी पार्टी पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर सोनिया गांधी। देखिए, मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर कहना चाहता हूं, ये मोदी है, करके रहेगा। 50 साल से रेफ्यूजी की जितनी समस्याएं, उन सबका समाधान करना, ये मेरा अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं। ये चुनाव है, जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपसे विकास के लिए वोट मांग रही है, नौजवान को रोजगार के लिए वोट मांग रही है, सड़क अच्छी हो इसलिए वोट मांग रही है, आपके जीवन में सुखाकारी आए इसके लिए वोट मांग रही है। मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर ये सभी यूनिफॉर्म वालों के लिए कहना आया हूं, आज तक भले किसी ने आपकी तरफ न देखा हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। हमारे बारीदार, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बारीदार की सुनने को तैयार है क्या? बारीदार की समस्याओं को सुनने वाली कश्मीर में सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरजोर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन कश्मीर अपने आप में सफल होता दिखाई दे और बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार भी चल रहा है। अन्य नेताओं की बातों को भी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन आज एक मूल सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस चुनाव में जहां जम्मू कश्मीर की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्या जनता की सुध कोई भी राजनीतिक दल लेने को तैयार है? आइए जरा उनके एजेंडे यानी कि मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट पर बात करते हैं और तय करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये चुनाव किसके लिए है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, अली मोहम्मद सागर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं उर्मिलेश जी आपसे। जो चुनाव का माहौल दिखाई दे रहा है, बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा, वक्त हमारे पास कम, इसलिए मैं अपने तमाम वक्ताओं से कहूंगा कि बहुत छोटा छोटा आप अपनी बातों को सामने रखें। उर्मिलेश जी, क्या वाकई में कोई भी पार्टी आज जम्मू कश्मीर की जनता की पीड़ा को समझते हुए इस चुनाव में उतरती हुई दिखाई दे रही? मुझे तो पूरे देश में नहीं लगता, तो जम्मू कश्मीर में कैसे लगेगा? क्योंकि अगर आप देखें, आज ही पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट एसीजेड को लेकर आई, वो भी बताती है कि किस तरह हमारे सियासतदानों का कमिटमेंट जनता से ज्यादा वे लोग हैं जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, इसलिए ये केवल पहलू नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में ऐसा है, हर जगह ऐसा है। लेकिन कश्मीर की आवाम इस चुनाव में अपने सवालों का जवाब अपने ढंग से ढूंढ रही है। सियासतदान ढूंढे ना ढूंढे, पॉलिटिकल पार्टीज विजन डॉक्यूमेंट और मैनिफेस्टो में अपनी बातों को पुरजोर ढंग से रखें ना रखें, लेकिन जनता खोज रही है। मिलिटेंसी से, अलगाववाद से तंग जनता जिस तरह एक नए डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स की तरफ एक अलग रास्ते पर जा रही है, 71% मतदान, ये क्या बताता है घाटी में? उन इलाकों में जहां मैं, देखिए 97 से मैं कश्मीर लगातार जाता रहा हूं, कई इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं। इस तरह का इलेक्शन मैंने नहीं देखा जब जनता ने बढ़ चढ़कर तमाम उन इलाकों में जहां बहुत कम मतदान होता था वहां भी मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं अंत में मैं यही कहूंगा कि जनता, वहां की आवाम अपने ढंग से अपने सवालों का जवाब खोज रही है। बिल्कुल।
मैं आपसे समझना चाहूंगा सागर साहब, अगर मैं आपके मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदुओं को रखूं तो कुछ एक बातें सामने दिखाई देती हैं, जिसमें आपने कहा कि धारा 370 जारी रहेगी, आर्मी एक्ट जो है वो उसे हटाने का वायदा आपने किया है, राज्य की स्वायत्तता को हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी, 1952 से पहले के हालात फिर से बहाल किए जाएंगे और रोजगार के अवसर को बढ़ाने का वायदा आपकी सरकार करती दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप 6 साल सरकार चला चुके और इन वायदों में से एक भी अगर आज तक पूरा नहीं हुआ तो अगला 6 साल जम्मू कश्मीर की जनता आपको क्यों दे? मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछता हूं, 1952 से पहले के हालात क्या थे जो आप बहाल करना चाहते हैं? किसने इसने मिस्टर अजय कुमार, आप किसने कहा आपको 6 साल हमने क्या नहीं किया? किसने कहा आपको? 6 साल हमने 1 लाख से जायद बच्चों को रोजगार दिया और 70,000 को रोजगार देने के लिए इस वक्त प्रोसेस चल रहा है जी। किसने कहा आपको सैलाब जैसी सिचुएशन को फेस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो रात दिन काम किया, यहाँ जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हर जो गांवों और हर तहसील की जो डिमांड थी उसको मीट कर दिया, और ये खुद हिंदुस्तान के पिछले वजीर आजम और आज के वजीर आजम और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने माना है कि इन 6 वर्षों में मिलिटेंसी का ड्राफ्ट नीचे आया है और अमन की सूरत हाल पैदा हुई है। और इसके लिए आप कह रहे हैं कि चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाढ़ जो स्थिति वहां पर पैदा हुई थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पुरजोर और बेहतरीन काम किया है, मुझे लगता है कि नीम अफजल साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, आपके सहयोगी रहे। नीम अफजल साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता की उम्मीदों से बढ़कर काम किया है जो आज सागर साहब दावा कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो जनता की उम्मीदें हैं उसके मुताबिक कम से कम मैं सैलाब की सूरत हाल पर कह सकता हूं, चूंकि मैं खुद गया भी हूं कश्मीर और मैंने वहां सूरत हाल का जायजा भी लिया है और वहां रिलीफ लेकर के भी गया जी। मुझे कहीं पर भी सरकार दिखाई नहीं दी, चाहे वो हमारी सरकार मान लीजिए या इनकी मेन सरकार थी। हम लोग तो तकरीबन आउट ही हो चुके थे। बिल्कुल गलत बात लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आपको कहां से दिखाई देता, सरकार आपको कहां से दिखाई देता? सेंटर से 1,000 करोड़ मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो आप कैसे जज करते हैं? दिल्ली में बैठ के आप कैसे जज करते हैं? उसका पता नहीं हुआ। मुझे बताया गया कि उसमें 700 करोड़ रुपया जो है जी वो हेलीकॉप्टर्स और खाने का सामान पहुंचाने में खर्च हुआ। बाकी उसका सारा ब्रेकअप अभी मैं जरूर कह सकता हूँ कि 50,000 और 75,000 का पैकेज गिरे हुए मकानों के लिए देने की बात की गई है। कितने लोगों को मिला है मुझे नहीं मालूम है। बिल्कुल, मेरी बात सुन ले पहले, मैंने तो आपको टोका नहीं। बिल्कुल, मेरी बात सुन ले, उसके बाद जवाब दीजिए। आपको पूरा मेरा ख्याल है मौका देंगे एंकर आपको। नहीं, वो मालूम करिए ना। बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने अजय जी बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल उठाया है। ठीक है। अरे भैया, हमें मालूम है आप क्या समझ रहे हो। हम हिंदुस्तान में हैं, कश्मीर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और जहां तक आपने बड़ा अहम सवाल पूछा अजय जी, पता है एक्सपोर्ट बहुत है सारी पार्टियों को क्या जम्मू कश्मीर के अवाम की फिक्र है? मेरा ख्याल ये है कि पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं जी, वो इलेक्शन के अंदर जिस किस्म की काम करती हैं वो सब पार्टियां कर रही हैं। मैनिफेस्टो भी है, वादे भी हैं, सब चीजें हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं जी कि मोदी जी की तकरीरों के अभी कुछ इख्तिबासात आपने सुनाए, मुमकिन है कुछ और लीडरों के भी आप सुनाए। बिल्कुल, उससे एक बात साफ जाहिर है कि मोदी जी के नाम पर शायद भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि वो कश्मीर को जीत लेंगे। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता नहीं। दूसरी बात ये है, मैं यहीं पर आपको नीम साहब मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आपको बस यहीं पर रोक रहा हूँ। नलिन कोहली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नलिन जी, रीजन मैं आता हूँ आपके पास। नीम साहब, नलिन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही तुरुप का इक्का है और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उनके भाषण हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपने अभी तक कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें धारा 370 पर कोई चर्चा नहीं है, जो आपके लिए सबसे अहम मुद्दा हुआ करता था। यहां के राजनाथ सिंह जी इस पर लगातार चर्चा करते रहे, लेकिन वहां इस पर कोई चर्चा नहीं है। उसके आगे मैं आपके सामने यह भी पेश करना चाहूंगा, आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को आप हक दिलाएंगे। आप ये कहते हैं कि जिन लोगों को अभी तक जब से वो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आए जमीन का हक नहीं मिला, वो तमाम हक दिलाएंगे। तमाम वायदे आप कर रहे हैं, डोगरा सर्टिफिकेट देने की बात भी आप कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपका ये विजन डॉक्यूमेंट, जिसका एक कुछ हिस्सा मेरे हाथ में है, पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, सिर्फ जम्मू क्षेत्र के लिए है। क्या चाहते हैं आप? बंटवारा? आपने 5 सवाल पूछे और एक आरोप लगाया। मुईम साहब, अरे मैंने अभी बोलना शुरू ही किया।
तो आपने 5 सवाल पूछे और एक आरोप, 6 है, तो जी। एक एक करके चलते हैं जी। तो रिवर्स में चलते हैं कि आप बंटवारा चाहते हैं, ये विचित्र आरोप है। जम्मू कश्मीर के विषय पे भारतीय जनता पार्टी बंटवारा चाहे, ये अति विचित्र बात है अजय जी। हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उस प्रकार से जो देशवासियों को जैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट है, वहां एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, उस प्रकार से वो नहीं मिला उनको फायदा, जैसे भारत के अन्य जगहों में मिला है। अब आइए नेक्स्ट, आपने कहा धारा 370 को लेके। जी। धारा 370 को लेके भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के दिनों से संघर्ष कर रही है। ये हमारी विचारधारा का एक अहम अटूट हिस्सा है। हर डॉक्यूमेंट में एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराना, आपको मुझे लगता है इसको लगता है जैसे हमने छोड़ दिया है। हमारा जो विषय हमारे लिए है वो है जी, चुनाव। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, खत्म लेकिन कर लूं, इसे खत्म कर लूं। नहीं, मैं आपने कहा, आपने यहाँ कहा, इसलिए मुझे आपको बीच में टोकना पड़ रहा। आपने कहा कि हमने इसे छोड़ दिया है। हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया है। जिस मुद्दे पर आप लगातार बात करते रहे, आज आपके विजन डॉक्यूमेंट में वो कहीं नहीं है, तो क्या यह प्रतीत नहीं होगा कि आपने इसे छोड़ दिया है? तो उस हिसाब से अगर मैं आपके इंटरनेशनल मैनिफेस्टो में है, तो कभी भी हमारे भारतीय जनता पार्लियामेंट के पार्टी चुनाव में इन्होंने रखा था हमारे कि भारतीय 370 जनता पार्टी खत्म का करेंगे। कोई भी दस्तावेज कभी भी निकले, उसमें सारे विषय हमेशा होने चाहिए। क्यों? हमारे लिए कुछ मुख्य विषय है, जैसे धारा 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, हम ये सब हमारे विचारधारा से जुड़ी हुई। आप जम्मू कश्मीर के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, उसमें धारा 370 नहीं है। मुझे भी वही अपनाना पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे आप बीच में टोक रहे, मेरा फ्लो टूटता है, फिर मैं वही अपनाऊंगा जब कोई और बोल रहा है। अब आइए तीसरा, आपने कहा कि केवल एक इक्का है। मोदी जी को बिल्कुल लोकप्रिय है, देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, हमारे लिए गर्व की बात है ये। और आप भी उनको इसलिए दिखाते क्योंकि लोकप्रिय है। भाई हमारे कहने पे आप नहीं दिखा रहे, वहां जनता नलिन जी देखिए, हजारों लाखों की जनता है। मोदी जी क्या कहते हैं वो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सवाल पूछने का हक तो पत्रकारों को है ही ना। क्या इससे भी आप डिनाई कर देना चाहिए? मैं कभी मना ही नहीं करता, मैं तो खुद रह चुका हूँ। उर्मिलेश जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? उर्मिलेश जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? अधिकार है जी, जवाब तो मुझे कम से कम देने दीजिए। आपके अधिकार को मैं कैसे लूंगा, पर मेरे छोटे से अधिकार में थोड़ा सा समय दे दीजिए, और कुछ नहीं। मैं जवाब उर्मिलेश जी एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहते हैं, मुझे इसका ब्रेक लेना पड़ेगा, इसलिए रुकना पड़ेगा। चुनाव लड़ रहे हैं विकास के विषय पे, नलिन जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में। जी बोलिए नलिन जी, मैं उर्मिलेश आपसे मुखातिब हूं। मैं आपसे सवाल न पूछकर आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप 370 को तात्कालिकता से जोड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, और मुझे लगता है कि आप मुझे याद दिलाना चाहिए था कि जनसंघ नाम की पार्टी का जब गठन हुआ था, तो जो 4 उसके बुनियादी सिद्धांत थे, 4, उसमें एक 370 था। तो ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसा मसला नहीं है आपके लिए, ये आपकी बुनियाद का 4 में एक सेकंड 4 में से एक बड़ा मुद्दा है। पहली बात। दूसरी बात कि अब तक जितने चुनाव कश्मीर में हुए हैं, आप मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, सब में भारतीय जनता पार्टी ने 370 को महत्व के साथ रेखांकित किया है। और अंत में ये कहूंगा कि 370 पर यह विरोधाभास जो है वो कहीं न कहीं आपकी पार्टी में रहा है हाल के दिनों में, क्योंकि एक समय जब राज्य मंत्री जो पीएमओ में है उन्होंने कहा, इसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी ने कहा, अभी मोदी जी ने कुछ कहा, अब पार्टी ये कह रही है कि भाई इस पर हम बहस करा सकते हैं, इस पर हम विचार करा सकते हैं। जो आपकी बुनियाद है उस पर बहस का क्या मतलब है? आपको खुलेआम कहना चाहिए कि हम 370 को खत्म करेंगे, लेकिन आप इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सो कॉल्ड मिशन 44 के लिए आपके कश्मीर वैली में शायद कुछ जगह बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। उर्मिलेश जी, मैं यहां पर बस एक आप सबसे खत्म करेंगे, लेकिन आप इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सो कॉल्ड मिशन 44 के लिए आपके कश्मीर वैली में शायद कुछ जगह बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। उर्मिलेश जी, मैं यहां पर बस एक आप सबसे क्षमा चाहूंगा, कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ेगा। नलिन जी, मैं जानता हूं आप जवाब की पूरी तैयारी के साथ होंगे, बने रहिए हमारे साथ और इस विशेष चर्चा पर खास करके कि वाकई में तमाम राजनीतिक दल आज जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर रहे हैं या सिर्फ अपने एजेंडे की। बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वाकई में जम्मू कश्मीर में चुनाव में क्या जनता के मुद्दे आगे हावी हैं या पार्टियां अपना एजेंडा आगे करती दिखाई दे रही हैं। नलिन जी, आपका जवाब का इंतजार है।
पहली बात है जो आपने धारा 370 और जनसंघ की बात दिलाई जी, ये बात हम भूले ही नहीं। आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी ले सकते थे, उनका तो बलिदान हुआ है, इसे हम हर साल याद करते हैं जी। दूसरी बात है कि धारा 370 को लेके मोदी जी ने इसको पहली बार इसको उठाया था विषय को उधमपुर की रैली में, जहां उन्होंने कहा था कि क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज बताइए ना आप कहाँ हैं? हुआ है या नहीं अच्छा, हुआ है नलिन जी, और उसके बाद देखिए आप जैसे साफ बोलने वाले नेता, अब आइए यही हम उम्मीद करते हैं कि आज आप कहाँ खड़े हैं। मैं आ तो रहा हूँ भाई, अलग अलग पहलू आए उस प्रश्न में, तो मैं अलग अलग पहलुओं का जवाब दे रहा हूँ जी। तीसरी बात, चुनाव हम किस विषय पे लड़ रहे हैं? हम धारा 370 पे तो लड़ नहीं रहे चुनाव, हम लड़ रहे हैं विकास पे, क्योंकि आज जब हमने धारा 370 पर नलिन जी, आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? सीटें हमारी अकेली आई हैं, तो नलिन जी, धारा 370 पर आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? एक मिनट मुझे कहने तो दीजिए जी, कहने तो दीजिए। नहीं, आप बातों को बहुत इधर उधर ले जा रहे हैं ना। मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि धारा 370 पर भारतीय जनता पार्टी आज कहाँ खड़ी है। वैसे ही जैसे आप एक संपादक के रूप में ये तो अपेक्षा नहीं रखेंगे ना कि मैं आपकी संपादकीय लिख दूंगा, इतना अधिकार हमारा है। धारा 370 पर नलिन जी पे लड़ते हैं, नलिन जी लड़ते हैं, धारा 370 पर आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? आपको अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं पूरी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना नलिन जी, आपने उलझा दिया हम सबों को। यही कुशल राजनीतिक की पहली पहचान है समझने में, इसमें ऐसी कोई बात बस सीधा दो टूक बता दीजिए, धारा 370 आपके एजेंडे पर है या नहीं? अरे कैसे आप बात कर रहे, जो चीज आपके विचारधारा की पार्ट होती है उसको आप इतने सीमित रूप से देखेंगे। नहीं मैं बहुत ही मूर्ख और निरह प्राणी की तरह आज आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं। धारा 370 क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर है या नहीं? और ऐसे गलती से मत कहिए चैनल के ऊपर में, आप अपने श्रोताओं के साथ फिर बड़ा अन्याय कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस इस सवाल का जवाब चाहता हूं ताकि हमें भी समझ में आ जाए और हमारे साथ हमारे दर्शकों को भी। आपके दर्शकों और आपको मैं फिर समझाता हूं, धारा 370 हमारे विचारधारा का एक अटूट भाग है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। चुनाव हम जब है राष्ट्रीय चुनाव को जब हम विकास पे मोदी जी ने लड़ा और हमारे 282 आई, तो हमें पता पड़ा कि देश में हर जगह, जम्मू कश्मीर में जहां हमें 32% वोट मिले और 3 हमारी सीटें आई है, बिल्कुल वहां पर भी विकास के चलिए ठीक है नलिन जी, आपने स्थिति साफ की, मेरे पास वक्त बहुत कम है उंगले जी, बस 30 सेकंड। बिल्कुल संक्षेप में, नलिन मेरे अच्छे मित्र हैं और इतिहास की अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन मैं उनको इतिहास में फिर दोबारा ले जाना चाहूंगा। और ये केवल कश्मीर के मौजूदा चुनाव की बहस नहीं है, सच्चाई ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में बाकायदा 370 का समर्थन किया था और उन्होंने इसका विरोध तब शुरू किया जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में लैंड रिफॉर्म्स लागू किया गया और डोगरा लोग और दूसरे जो अन्य जमींदार लोग, सामंत लोग थे, उन्होंने प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया। 1953 में उनकी वक्त नहीं हमारे पास घटनाक्रम है, अवसरवाद जो है वो पहले से रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा, इससे पहले की चर्चा को हमें खत्म करना पड़े। मीम साहब बस 30 सेकंड प्लीज, इससे ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकता मैं। देखिए अजय जी मैं आता हूं। सागर साहब बस 1 मिनट प्लीज। मीम साहब उर्मिलेश जी, मैं ज्यादा लंबा जवाब नहीं दूंगा। नलिन भाई ने जो कुछ कहा है मैं कुछ ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। उर्मिलेश जी ने तो हिस्ट्री बताई, मैं आपको प्रेजेंट बताता हूं क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, वहां बोलते हैं 370 हम खत्म करेंगे, और वादी के अंदर यानी कश्मीर के अंदर इनका एक भी स्पीकर ये नहीं बोलता कि 370 को खत्म करेंगे, और इसीलिए अपना मैनिफेस्टो नहीं। चलिए, मैं आप सबों से बहुत क्षमा चाहता हूं आदर से, इस चर्चा को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए था लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टियां आज अपनी पोजिशनिंग और पॉस्चरिंग करती दिखाई दे रही हैं। शायद आम कश्मीरी की बात या आम जम्मू कश्मीर के रहने वालों की बात कोई करता दिखाई नहीं देता। अफसोस यही रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। वापस आते हैं और खबरों के साथ।